नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबर झांसी से है, जहां स्वागत गेट अचानक धराशायी हुआ। मलबे में बुरी तरह से दबे हुए हैं। हादसे के बाद क्षेत्र में मचा हड़कंप। मलबे में फंसे लोगों का रेस्क्यू जारी है। झांसी के मऊरानीपुर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत बन रहे धराशायी हो जाने से कार्य कर रहे मजदूर मलबे में बुरी तरह दब गए। तो वहीं घटना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया और घटना की सूचना तहसील प्रशासन और कोतवाली पुलिस को दी गई। वहीं मलबे में फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए ग्रामीणों द्वारा बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है। तो स्वागत गेट अचानक से धराशायी हो गया। ये बड़ा हादसा झांसी से, जहां मलबे में मजदूर बुरी तरह से दबे हुए, जहां उन्हें बाहर निकालने में ग्रामीण जुटे हुए हैं। तो हादसे के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया। इस दौरान कई मजदूर इस मलबे के नीचे आ गए। हादसे के बाद क्षेत्र में हड़कंप। इंडिया गेट का छत डाल रहे थे, पुलिस सेटरिंग लगी थी बल्ली की प्लाई की, तो आधा डाल गया है। अपने आप वो सेटरिंग बल्ली टूट के नीचे आ गई है। तो हमारी लेबर और कारीगर और मिस्त्री और ठेकेदार कुछ आ गई है। कितने लोग घायल हो गए? हमारे हो गए 6 जने। 6 लोग घायल। हाँ, वह कितने लोग मलबे में दबे हैं? अभी वहाँ हमने देखा नहीं, हम तो अपने को लेके सब लोग उनको लेके आया है। अभी कितने लोग वहाँ पे हैं? अभी हमारी लेबर है वो गाँव वाले हैं और ठेकेदार नहीं है। पाल बांधते हैं, वो पाल टूट गई, उससे वो सारे के सारे नीचे आ गए, दब गए। अभी हमारे पास 5 लोग आए हुए हैं, जिसमें टक्टोली और बड़ा गांव के लोग हैं, वो घायल है, जिसमें से 3 सीरियसली इंजर्ड है। उनको प्राथमिक उपचार के पश्चात जो है वो झांसी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए रेफर किया गया है और कंडीशन सीरियस है। 2 अभी नॉर्मल है, अभी उनका एग्जामिनेशन चल रहा है। हमारे साथ झांसी से संवाददाता राजीव दीक्षित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, अभी क्या कुछ स्थिति घटना स्थल पर, क्या तस्वीरें निकल कर आ रही हैं? कितने लोग इस बीच घायल हुए हैं? जी, आपको बता दें कि यहाँ पर आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए हैं और यह पूरा मामला मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे गांव टक्टोली का है, जहां पर जो है प्रवेश द्वार बनाए जा रहे थे मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर। वहां पर क्रेन अचानक से जो शटरिंग थी उसमें टकरा जाती है और जिसके बाद पूरा मलबा जो मजदूर कार्य कर रहे थे उनके ऊपर गिरता है, जिसमें आधा दर्जन से अधिक जो मजदूर हैं वो गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं और जिनको मऊरानीपुर समुदाय स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां उनकी हालत गंभीर होने पर उनको झांसी रेफर कर दिया गया। जी बिल्कुल राजीव, और देखिए ये किस तरह से लापरवाही भी कहीं ना कहीं बताई जा रही है। क्या अभी तक अधिकारियों के द्वारा जानकारी दी जा रही है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि स्थानीय जो है लोगों के द्वारा उन्हें मऊरानीपुर स्वास्थ्य केंद्र लाया गया था, जिसके बाद अधिकारियों को भी जानकारी मिली है और जो अधिकारी हैं वो भी मौके पर पहुंचे हैं, जिसके बाद उन्हें झांसी के लिए रेफर कर दिया गया है। फिलहाल उनकी जो उनमें से 3 मजदूर हैं, उनकी हालत ज्यादा गंभीर थी और बाकी 4 मजदूर हैं, उनका यहाँ पर इलाज किया गया है। लेकिन जो हालत सभी की गंभीर होने पर उन्हें झांसी के लिए रेफर कर दिया गया है। जी ठीक है राजीव, बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। तो हादसे के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया। जिस तरह से स्वागत गेट गिरने से मलबे में कई मजदूर दब गए, जिसमें से 3 की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। अब खबर रामपुर से है, जहां मेरी माटी मेरा देश और हर घर तिरंगा अभियान के तहत पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने अपने निवास शंकरपुर स्थित अमृत सरोवर पर ध्वजारोहण किया। ध्वजारोहण कार्यक्रम के दौरान मुस्लिम महिलाएं भी मौजूद रहीं। कांग्रेस पर जोरदार हमला बोलते हुए मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि कांग्रेस ने जिस तरह से तिरंगे को हाईजैक करने की कोशिश की थी, उसी तरह से आज इंडिया के टुकड़े टुकड़े करने की हिमाकत की है।
गोरखपुर जिले में नेताओं का जमावड़ा लगा हुआ है, जहां डॉक्टर संजय निषाद अपनी पार्टी का स्थापना दिवस मनाने की तैयारी में जुटे हुए हैं। वहीं ओम प्रकाश राजभर भी गोरखपुर के एनेक्सी भवन में 8 जिलों के कार्यकर्ताओं के साथ समीक्षा बैठक करते नजर आए। मीडिया ने जब उनसे सवाल किया, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव ने कहा कि ओम प्रकाश राजभर 2024 में सपा के साथ गठबंधन में रहेंगे। इस सवाल पर उन्होंने कहा कि शिवपाल यादव खुद बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। आपको बता दें कि ओम प्रकाश राजभर का जुबानी जंग जारी है। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि घोसी में हो रहे उपचुनाव में समाजवादी पार्टी का जमानत जब्त होगी और 2024 में तो खाता भी नहीं खुलेगा। अब खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां 2 सगी बहनों के रेप मर्डर का मामला सामने आया है। रेप और मर्डर के मामले में अदालत ने सुनाया फैसला। जुनैद और सुनील उर्फ छोटू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषियों पर 15-15 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। करीमुद्दीन और आरिफ पर 6-6 साल की सजा का ऐलान। दोनों पर लगाया गया 5-5 हजार का आर्थिक दंड। तो निघासन में 2 दलित बहनों के साथ हुआ था गैंगरेप और हत्या। तो निघासन कांड और जिसमें अदालत का ये फैसला आया, जहां 2 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। इसके साथ ही 15-15 हजार रुपए जुर्माना लगाए गए। तो 2 सगी बहनों से रेप और मर्डर का ये पूरा मामला, जहां पर रेप और मर्डर के मामले में अदालत ने अपना फैसला सुनाया। जुनैद और सुनील उर्फ छोटू को आजीवन कारावास की सजा अदालत की तरफ से सुनाई गई। इसके साथ ही दोषियों पर 15-15 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। तो करीमुद्दीन और आरिफ पर 6-6 साल की सजा का ऐलान किया गया। इसके साथ ही 5-5 हजार का जुर्माना, आर्थिक दंड लगाया गया। तो निघासन में 2 दलित बहनों के साथ गैंग रेप और हत्या की गई थी, जिसके बाद कोर्ट ने ये अपना फैसला सुनाया है। जहां 2 सगी बहनों के साथ हुए रेप और मर्डर मामले में अदालत ने आरोपी जुनैद और सुनील उर्फ छोटू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही 15-15 हजार का जुर्माना भी लगाया। तो वही करीमुद्दीन और आरिफ पर 6-6 साल की सजा का ऐलान किया गया और 5-5 हजार रुपए का दोनों पर आर्थिक दंड लगाया गया। तो निघासन में 2 दलित बहनों के साथ गैंगरेप हुआ था और फिर हत्या कर दी गई थी। दीपक लूथरा, जिनका परिवार पाकिस्तान से भारत आया, उनसे भी न्यूज़ 1 इंडिया ने खास बातचीत की है। आपको एक रिपोर्ट दिखाएंगे। विभाजन के उस दौर में जो लोग अपनों से दूर हुए, जिन लोगों ने अपनों को खोया, या यूं कहें कि जिन लोगों ने उस समय दर्द को सहा, हमारे साथ बातचीत करने के लिए दीपक लूथरा जी हैं, जिनके परिवार वाले उस दौर में पाकिस्तान में रहते थे। उस दौर को किस तरीके से ये याद करते हैं हम जान लेते हैं, क्योंकि परिवार वालों ने निश्चित रूप से इनसे भी बातें साझा की होंगी। सर, आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जा रहा है देश भर में। आप लोगों ने उस दौर को देखा या नहीं देखा, लेकिन आपके परिवार ने उसको झेला है, किस तरीके से देखते हैं, क्या कुछ शेयर करना चाहेंगे? वो टाइम जो बताया गया, जो हमने सुना है अपनी मदर से, बहनों से और फादर से, जो बाद में सबसे लास्ट में आए, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल का टाइम था। वहाँ पे पाकिस्तान में खूब दंगे शुरू हो चुके थे, मारकाट चल रही थी। मेरे मदर मेरी 5 बहनों के साथ अकेले मेरे मौसा जी के साथ ट्रेन में आ गए थे और मेरे मामा जी पहले उससे थोड़ा सा पहले दिल्ली शिफ्ट कर गए थे, तो वो दिल्ली आ गए, उनके पास रुके आके। फादर मेरे वहीं रह गए थे, ये सोचते रहे कि शायद कुछ हालात नॉर्मल हो जाएं, शायद काम ठीक हो जाए। वहाँ पे काफ़ी रसूख रखते थे फादर मेरे, काफ़ी संपन्न परिवार था, ईंटों के भट्ठे थे वहाँ पर और सब कुछ खुशहाल था, अपना घर था वहाँ पर नवंबर में जाके जब लास्ट ट्रेन वहाँ से चली तो उस ट्रेन में फादर चले आए। और जब वो ये भी बताते हैं कि जिस टाइम उन्होंने सारा सामान पैक किया, ट्रंक वगैरह टांगे में रखे और ताला लगाने के लिए घर को मुड़े, तो टांगे वाला जो है वो सारा सामान लेके चला गया। तो उनकी पगड़ी भी जो हमेशा वो पहनते थे वो टांगे में ही पड़ी रह गई। वो बिना पगड़ी के नंगे सिर ही अपना चले आए। जब ट्रेन में वो आए तो ट्रेन में ये हालत थे कि लोगों को बोलने की भी इजाज़त नहीं दे रहे थे। लोग कह रहे थे कि आवाज़ ना निकले अगर जो आ रही थी,
कि अगर कोई आवाज़ निकलती है तो कहीं कुछ दंगा ना बढ़ जाए, कोई लोगों को पता लग जाए। रात को ट्रेन में जब चली तो सारी बत्तियां बुझा दी गई, कोई आवाज़ नहीं, कोई कुछ नहीं। और इंस्ट्रक्शन तो ये भी थी कि अगर कोई बच्चा रोता है तो उसका चाहे गला घोट दो पर आवाज़ नहीं निकलने दो। तो इतना ज़्यादा डर का माहौल था और रात भर ट्रेन रास्ते में रुकी रही और फिर सुबह जब वो अमृतसर पहुंची तो अमृतसर में भी देखा कि आगे ट्रेन खड़ी थी और उनका भी यही हालात था। जो यहाँ से जाने वाले थे उनको भी ये कहा जा रहा था कि वहाँ से ट्रेन साफ ठीक आएगी, बिना कटे आएगी, तो यहाँ से ट्रेन भेजेंगे वरना नहीं भेजेंगे। तो ये जो जंगी हालात थे ये दोनों तरफ थे, जो ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान में था, ये यहाँ भी बदले में शुरू हो चुका था। जी, कहा जाता है कि उस समय पाकिस्तान में नारे भी लगते थे कि जो लोग यहाँ से जाना चाहते हैं वो तुरंत निकल जाएं, नहीं तो मार दिए जाएंगे, मारा भी जाता था लोगों को। इस तरीके की स्थितियाँ भी बनी थी, क्या आप लोग ऐसा सुना था अपने परिवार वालों से? जी, इस तरह की स्थितियाँ बनी थी कि नारे लगते थे कि आप जो हिंदू हैं वो इमीडिएटली निकल जाएं, और दूर दराज में बताते थे कि वो आग लगी हुई दिखती थी, रात को नारे लग रहे होते थे, आवाज़ें आ रही होती थी, डर का माहौल था, लोग घरों में बंद थे। मेरे को मौका लगा 2006 में पाकिस्तान जाने का, सरगोदा जहाँ के हम वासी हैं, और मेरी बड़ी सिस्टर जो वहीं पैदा हुई थी, जब 12-13 साल की थी जब वो यहाँ आए थे, तो वो वहाँ पे स्कूल में पढ़ती थी। तो हम अपने पुराने घर को देखने के लिए सरगोदा का हमें वीज़ा मिला और हम गए भी, और हमारा पुराना घर वहीं इंटैक्ट है और वहाँ पे लोग रह रहे हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। पर वो जब यहाँ से गए थे तो वो भी यही कहते थे कि बड़ी डिफ़िकल्टी में गए थे। हालांकि वो बच्चियाँ तो बहुत छोटी थी जो रह रही हैं, पर उनकी दादी ने जो उनको बताया था वो इस तरह से बताते हैं। बट वहाँ पे जैसे हमने देखा है कि सरगोदा में जो मंदिर थे, जो अब सिस्टर ने, बहन जी ने पहचाने, वो सब मस्जिद में बदल चुके हैं। जो गुरुद्वारा है उसको मस्जिद में बदल दिया गया है। जो स्कूल था, हमने बड़ी हैरानगी की बात आपको बताएं कि स्कूल में जो स्टेज जहाँ पे सुबह वो रोल कॉल और वो लगता है प्रेयर्स होती हैं, वहाँ पे पीछे की दीवार पे संस्कृत के श्लोक लिखे हुए थे और उसके ऊपर सफ़ेद पुताई की हुई थी। ज़रा ध्यान से देखें तो पूरी संस्कृत से पूरी वो पढ़ा जा सकता था, पर वो ऊपर से सफ़ेद से पुताई कर दी गई थी उसको। सीधे तौर पे ये कहा जा सकता है कि पूरी तरीके से इस्लामिक रूप पाकिस्तान को उस दौर में दे दिया गया, जबकि भारत धर्मनिरपेक्ष बना रहा। बिल्कुल, ये तो इसमें कोई शक नहीं कि वो बिल्कुल वो हो गया। तो हमने जब पता करने की कोशिश की कि यहाँ कोई हिंदू रहता है, बाई चांस सरगोदा में 2006 की बात है, तो पता लगा एक वकील साहब थे, मदनलाल सभरवाल, जो एक ही फैमिली है जो वहाँ पे रहते हैं, और हमने उनको कांटेक्ट करने की कोशिश की, उनके घर पता करके ढूंढ के वहाँ गए, तो अनफॉर्चुनेटली उससे एक रात पहले उनको हार्ट अटैक हो गया था और वो लाहौर शिफ्ट कर दिए गए थे। सो उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। बाद में पता लगा कि उनकी फिर उसी दौरान में डेथ हो गई। तो और कोई वहाँ पे सब पूरे सरगोदा में कोई हिंदू फैमिली नहीं थी। धन्यवाद। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे दीपक लूथरा साहब, जिन्होंने बताया कि किस दौर में, उस दौर में कहीं ना कहीं इनके परिवार वालों ने भी बहुत कुछ झेला है, खासतौर पे अगर विभाजन की जब स्थितियां बनी थी। चलिए इस बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप एवं डीएम मनीष कुमार वर्मा के नेतृत्व में जनपद गौतम बुद्ध नगर में 13 से 15 अगस्त तक आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर हर घर तिरंगा कार्यक्रम को लेकर जनपद में विभिन्न विभागों के द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी श्रृंखला में आज डीएम मनीष कुमार वर्मा के द्वारा कलेक्ट्रेट परिसर से स्कूली छात्र छात्राओं की तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जिला विद्यालय निरीक्षण डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि आज कलेक्ट्रेट परिसर में डीएम मनीष कुमार वर्मा के द्वारा जिस तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया, उसमें शहीद भगत सिंह इंटर कॉलेज एवं केसीएस इंटर कॉलेज के छात्र छात्राओं के द्वारा प्रतिभाग किया गया। यह तिरंगा यात्रा कलेक्ट्रेट परिसर से प्रारंभ होकर सूरजपुर गोल चक्कर होते हुए शहीद भगत सिंह इंटर कॉलेज एवं केसीएस इंटर कॉलेज पर समाप्त हुई। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी प्रशासन अतुल कुमार, जिला विद्यालय निरीक्षण डॉक्टर धर्मवीर सिंह, जिला पंचायत राज अधिकारी कुंवर सिंह तथा स्कूलों के प्रधानाचार्य एवं अध्यापक गण मौजूद रहे। चलिए इस बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।